उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जामिया मिलिया इस्लामिया के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, शिक्षा को व्यापक सामाजिक विकास से जोड़ना महत्वपूर्ण। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, भारत विश्व के जरूरतमंद देशों के लिए सेतु का काम करेगा। छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। रायपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। राज्य सरकार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश का कहर जारी। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट और महाराष्ट्र व गोवा के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर फिर खतरे के निशान से ऊपर। मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश की जताई है संभावना। नोएडा और गाजियाबाद में भी हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ा। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आज 23 जुलाई 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो का किया था प्रसारण। लोगों को रेडियो के महत्व से अवगत कराने के लिए हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है ये दिवस। स्पेन में मध्यावधि आम चुनाव के लिए हो रहा है मतदान। जनमत सर्वेक्षण में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने की उम्मीद नहीं। कोरिया ओपन के फाइनल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी का खिताबी मुकाबला जारी। खिताबी भिड़ंत में भारतीय जोड़ी और इंडोनेशियाई जोड़ी आमने सामने। इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से। आज विजय रथ पर सवार यश ढोल की अगुवाई वाली टीम इंडिया प्रतियोगिता में एक बार दे चुकी है पाकिस्तान को मात। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया का शताब्दी वर्ष दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ ने कई छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा देकर सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा को व्यापक सामाजिक विकास से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। Education is important, but something is more important, and that is link education to larger societal growth. The empowerment of human resource is a vital ingredient in nation building. The youth have to empower themselves not by political intoxication, but through the mechanism of capacity building and personality development with the ultimate objective of nurturing a healthy environment and society. और वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने संबोधन में कहा कि भारत विश्व के जरूरतमंद देशों के लिए सेतु का काम करेगा, जिसमें जामिया जैसी संस्थाओं की अहम भूमिका होगी। जामिया को जन्म होते हुए 100 साल पूरा हो चुके हैं। 1920 आज 2023। उसी 100 साल में देश आजाद हुआ। आजादी के आंदोलन को बढ़ाने के लिए जामिया बनी थी। आप ही के दिग्दर्शन के कारण, आपकी लीडरशिप के कारण, आपके नेतृत्व के कारण आज आजादी के उपरांत हमने 75 साल जर्नी भी पूरा किए हैं। इसी क्षण में, इसी कार्यकाल के दौरान विश्व में हमने 5 नंबर की इकोनॉमी भी बने और इसी क्षण में हमें आने वाले 25 साल की देश की अमृत काल की तैयारी भी कर रहे हैं। और मेरे मन में कोई संदेह नहीं, ये जो आने वाले 25 साल की देश की नेतृत्व जाएगा, जो जर्नी होगा, उसमें से जामिया 1 नंबर स्थान पे रहेगा इंटेलेक्चुअल लीडरशिप देने में।
और उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अमित शाह ने रायपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार घोर निंदनीय है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विपक्ष को चर्चा के लिए आगे आना चाहिए। सरकार हर तरह से इस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। किसी भी महिला के ऊपर हुआ अत्याचार, दुष्कर्म उतना ही कष्टदायक, पीड़ादायक है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। और महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध और ऐसी घटनाएं, ये राज्यों की जिम्मेदारी है उसको कम करना। और मैं तो कहूँगा पूरे समाज को, सरकार के साथ साथ समाज को भी उस दिशा में कदम उठाने चाहिए। और इस पे एक अच्छी चर्चा हो, सदन में हो, सभी दल उसमें भाग लें और किसी को चर्चा से नहीं भागना चाहिए। मेरा विपक्ष एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके चर्चा से ना भागिए। आइए, सभी राज्यों में जो इस तरह की समस्याएं, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, बंगाल हो, मणिपुर हो, कोई भी राज्य हो, आखिरकार ये महिलाएं, बेटियां हमारे ही देश की माँ और बेटियां हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राजस्थान कैबिनेट से राजेंद्र गुढ़ा को हटाए जाने पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राज्य सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई कर रही है। पार्टी जहां राज कर रही है वहां कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? राजस्थान दुरावस्था के कगार पर पहुंच गया है, पूरी अराजकता की स्थिति बनी हुई है। और जो उनके विधायक ने कहा तो उसके सुनने का माध्यम भी होना चाहिए। अगर उसने सच कहा है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। तो जिसने कहा उसी पर कार्रवाई कर दी गई। और वहीं देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का कहर जारी है। महाराष्ट्र के यवतमाल में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई इलाकों में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र में 4 दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मुंबई में इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। IMD ने 203.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। लगातार बारिश के कारण मुंबई के कुछ हिस्सों में पानी भर गया है। जहां तक यातायात और सड़क का सवाल है, मुंबई में कुल मिलाकर स्थिति सामान्य है। और वहीं गुजरात में भी भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। मौसम विभाग ने गुजरात में आज और कल भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ में 24 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जूनागढ़ में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। नवसारी में भी भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में उत्पन्न बाढ़ जैसी स्थिति के बारे में बात की। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कहर से यातायात भी प्रभावित हुआ है। किन्नौर और शिमला जिलों में भूस्खलन के कारण NH5 अवरुद्ध हो गया। सड़क मार्ग को फिर से सुचारू तौर पर चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। और वहीं राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर फिर से खतरे के निशान के ऊपर चला गया है। यमुना का जलस्तर 206.01 मीटर दर्ज किया गया। दिल्ली के पुराने लोहे के पुल पर यमुना के पानी का बहाव एक बार फिर से तेज हो गया है। और वहीं राजधानी दिल्ली में धूप और उमस भरी गर्मी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि शाम के समय राजधानी के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इसके साथ ही दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल से यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर फोन पर बात की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ते को देखते हुए इस खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन और अन्य विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्रद्धालुओं को लेकर गहरे पानी की ओर न जाने के निर्देश दिए गए हैं।
और वहीं नोएडा में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। प्रशासन ने कुछ घरों को खाली कराया है। गाजियाबाद में भी हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। एनडीआरएफ द्वारा राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। और उधर असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। बाढ़ से प्रभावित लोगों में भी कमी आई है। हालांकि अभी धुबरी में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। राज्य के 4 जिले अभी बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ से फसलों को भी नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान ने आज राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली में आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स लगभग बनकर तैयार हो चुका है। 26 जुलाई को दिल्ली में पुनर्विकसित आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया जाएगा। पुनर्विकसित आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स को विश्व स्तरीय आयोजनों की मेजबानी करने की भारत की क्षमता के प्रमाण के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसमें कन्वेंशन सेंटर के लेवल 3 पर 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। ऐसे ही 3,000 लोगों के बैठने की क्षमता के साथ एक एम्फी थिएटर भी है। ये कॉम्प्लेक्स भारत के G20 नेताओं की बैठकों की मेजबानी करेगा। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाए। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझे। इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे, हैं? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में 90,000 से ज्यादा किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान बनकर आई है। इस योजना के तहत पंजीकृत किसानों को हर वर्ष 3 किस्तों में 6,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में भी 90,000 से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। उनका कहना है कि इस राशि का उनके कृषि कारोबार में काफी सहयोग रहता है। जहां सामान्य रूप से ये राशि किसान नए उपकरण और बीज खरीदने में उपयोग करते हैं, वहीं कठिन परिस्थितियों में ये राशि उन्हें कृषि से जुड़े कार्यों में मददगार साबित होती है। मैं छोटा सा किसान हूँ। मेरे गांव में मेरी छोटी सी खेती है। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान निधि चलाई हुई है, उससे हमें बहुत सी मदद मिलती है। किसानां वास्ते खाद भी है, बीजां वास्ते, और कोई ढेर पाना, कुछ भी रूड़ी पानी है, उहदे वास्ते हर रंग वास्ते फायदा है। किसानां नूं हर तरीके का ही फायदा है। जो चलाई योजना बहुत वधिया चलाई है। मोदी दी सम्मान निधि जो 6,000 रुपया सानू साल दा मिलदा, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਬੂਜ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मोदी साहब ਦਾ 2,000 रुपया ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ गरीब ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ बहुत बड़ा फायदा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों अन्नदाताओं को केंद्र सरकार का अमूल्य उपहार है। इस योजना का ही परिणाम है कि कठिन परिस्थितियों में भी किसान साल भर खेती करने में खुद को सक्षम पा रहे हैं। ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और वहीं खेती किसानी के लिए किसान को पानी की कमी ना हो, इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अमृत सरोवरों का निर्माण हो चुका है और यहां सिंचाई का रकबा भी लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम अंचल से देखिए यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम जिला कृषि प्रधान जिला है और यहाँ का मुख्य व्यवसाय खेती है। यहाँ के किसान खेती के लिए पानी नहर या ट्यूबवेल के माध्यम से लेते हैं, पर कुछ क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ विषम होने के चलते पानी की समस्या रहती थी। पर अब केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना का लाभ उठाते हुए किसान फसलों में अच्छा उत्पादन करने लगे हैं। अमृत सरोवर योजना उनके लिए वरदान साबित हो रही है। नर्मदापुरम में अमृत सरोवर योजना के माध्यम से 7 ब्लॉक में 101 अमृत सरोवर तालाब बनवाए जा रहे हैं, जिसमें से 80 तालाब बन चुके हैं। इससे क्या है, कई किसानों को फायदा होगा। जैसे कई किसान इससे पानी लेने के लिए, फसल उगाने के लिए, जैसे कई बार नहर या ये पानी नहीं आया, हमारे इधर नहर नहीं है, तो इससे हमें यही है कि ट्यूबवेलों को रिचार्ज भी मिल जाता है। इससे कई बेनिफिट है। इससे बहुत फ़ायदा, खेती के लिए 3 फसल ले सकते हैं और ट्यूबवेल के लिए भी बहुत फ़ायदा है। जैसे गर्मियों में ट्यूबवेल सूख जाते तो जिससे ट्यूबवेल सूखेंगे नहीं। जिला पंचायत के सीईओ सोजान सिंह रावत का कहना है कि इन अमृत सरोवर तालाबों के माध्यम से 13 से 14 लाख क्यूबिक पानी उपलब्ध कराई गई है, जिससे 1000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रों को सिंचित किया जा सकता है, जो जिले की बड़ी उपलब्धि है। इससे लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्र को हम नवीन रूप से सिंचित कर पा रहे हैं। अधिकांश जगह हमने ऐसे एरिया को चिन्हित किया है जहां पर पहले पानी की कमी थी, तो इन अमृत सरोवर के बनने से वहां की जो भूमि है वो भी सिंचाई कर पा रहे हैं, प्लस जो पानी की जो दिक्कतें थी लोगों को, उसका भी समाधान हुआ है। तालाब के आसपास के जो किसान हैं, जहां पर पहले वो सिर्फ एक फसल कर पाते थे, अब पानी रहने की वजह से वो 2 फसल कर पा रहे हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान हितैषी अनेकों योजनाओं में से एक अमृत सरोवर योजना ने नर्मदापुरम जिले के किसानों की तकदीर बदलने में बड़ा योगदान दिया है। नर्मदापुरम से आशीष मालवीय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो स्पेन में आज मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान होगा। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का मुकाबला रूढ़िवादी पीपल्स पार्टी और धुर दक्षिणपंथी पार्टियों के बीच होगा। अंतिम जनमत सर्वेक्षणों में दक्षिणपंथी पीपल्स पार्टी को सबसे आगे दिखाया गया है, लेकिन किसी को भी बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। लेकिन रूढ़िवादी पीपल्स पार्टी और धुर दक्षिणपंथी वॉक्स पार्टी के बीच गठबंधन होता है तो बहुमत हासिल किया जा सकता है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने चुनाव से पहले अपनी जीत का दावा किया है। और इजराइल में न्यायिक सुधार विधेयक के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने बड़ी संख्या में रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव और यरूशलेम में विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने 4 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। बिल लागू होने से सरकार को न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार मिल जाएगा। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ लोगों का आरोप है कि सरकार की योजना देश की जांच व्यवस्था पर हमला करना है। उनका मानना है कि सरकार के इस कदम से लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। और स्वीडन और डेनमार्क में हुए प्रदर्शन के दौरान एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर बगदाद में लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने डेनिश दूतावास तक जाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने एहतियात बरतते हुए ग्रीन जोन की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों में सत्तारूढ़ इराकी दल और सशस्त्र समूह भी शामिल रहे। बता दें कि डेनमार्क में एक व्यक्ति ने इराकी दूतावास के सामने एक धार्मिक किताब में आग लगा दी। और रूस के पश्चिमी मॉस्को में एक शॉपिंग मॉल में गर्म पानी का पाइप फटने से करीब 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक आपातकालीन सेवा से जुड़े लोग घायलों की मदद करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। गर्म पानी के कारण
घायल लोगों में कुछ लोग काफी जल गए। उधर ग्रीस के जंगलों में आग का कहर जारी है। दमकल विभाग के कर्मी आग पर काबू करने के लिए पूरी मशक्कत के साथ जुटे हुए हैं। बढ़ते तापमान के कारण आग का प्रकोप बढ़ सकता है, इसके लिए लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। फिलहाल ग्रीस सरकार पीड़ित परिवारों को राहत मुहैया कराने के कार्यों में जुटी हुई है। कनाडा में भारी बारिश के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भारी बारिश से सड़कों, पुलों और इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने कहा है कि 2 बच्चों सहित 4 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बचाव कर्मी लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। अधिकारियों ने प्रांत के सबसे बड़े शहर हैलिफैक्स और 4 अन्य क्षेत्रों में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबले का तीसरा दिन का खेल बारिश से बाधित रहा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट गंवाकर 229 रन बना लिए हैं। फिलहाल एलिक अथानाजे और जेसन होल्डर क्रीज पर नाबाद हैं। वेस्टइंडीज की टीम फिलहाल भारत से 209 रन पीछे है। भारत ने अपनी पहली पारी में 438 रन बनाए थे। रन मशीन विराट कोहली एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल विराट ने अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले में शतक लगाकर अपने नाम की धूम मचा दी है। ऐसा करने वाले कोहली दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। विराट कोहली ने ये कमाल वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट मुकाबले में किया। देखिए। बेहतर टाइमिंग और पिच पर तेजी से रन बनाने की कला में माहिर किंग कोहली यानी विराट कोहली ने पोर्ट ऑफ स्पेन में इतिहास रच डाला। कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का 76वां शतक लगाया। ये शतक उनके टेस्ट करियर का 29वां शतक रहा। कोहली ने इस शतक को पूरा करने के लिए 180 गेंदों का सहारा लिया, जिसमें 10 चौके शामिल रहे। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट की बात करें तो 34 साल के विराट कोहली ने 10 देशों के खिलाफ शतक ठोका है। कोहली ने सबसे ज्यादा 16 शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मारे हैं। इसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ 15 तो वेस्टइंडीज के खिलाफ 12 शतक जड़े हैं। विराट कोहली ने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ 8-8 शतक, जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 7 और बांग्लादेश के खिलाफ 6 शतक जड़े हैं। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ 2 जबकि अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ 1-1 शतक लगाया है। पोर्ट ऑफ स्पेन का मुकाबला कोहली का 500वां इंटरनेशनल मैच है। वे 500वें मैच में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। विराट कोहली के टेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 7 देशों के खिलाफ शतक लगाया है। टेस्ट में भी कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही सबसे ज्यादा 8 शतक ठोके हैं। इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ 5-5 शतक लगाए हैं, जबकि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के खिलाफ इस बल्लेबाज के बल्ले से 3-3 शतक निकले हैं। इसके अलावा 2 शतक बांग्लादेश के खिलाफ आया है। वैसे पोर्ट ऑफ स्पेन में कोहली का जो अंदाज नजर आया, उससे उम्मीद यही की जा सकती है कि उनका यही भरोसा आगे एशिया कप और फिर वनडे विश्व कप में भी धूम मच जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। और वहीं आगामी एशियाई खेलों के लिए चल रहे कुश्ती चैन ट्रायल में आज एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। ओलंपिक रजत पदक विजेता रवि दहिया एशियाई खेलों के ट्रायल में महाराष्ट्र के पहलवान आतिश टोडकर से बाहर हो गए। आतिश ने 57 किलोग्राम के मुकाबले में शीर्ष भारतीय पहलवान को हराकर आईजी स्टेडियम में हलचल मचा दी। इस हार के नतीजन रवि दहिया आगामी एशियाई खेलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में सात्विक चिराग की जोड़ी ने इंडोनेशियाई जोड़ी को 21-17, 21-13 व 21-14 से हराया। मुकाबले का पहला गेम 21-17 से इंडोनेशियाई जोड़ी के नाम रहा। वहीं भारतीय जोड़ी ने जोरदार वापसी करते हुए दूसरा गेम 21-13 से जीतने में सफलता पाई, जबकि तीसरे गेम को भारतीय जोड़ी ने 21-14 से हराया। भारत ए टीम इमर्जिंग एशिया कप टूर्नामेंट में आज पाकिस्तान ए से हाई वोल्टेज फाइनल में भिड़ेगी। यश ढुल की अगुवाई में भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लीग मैच में भारत ने पाकिस्तान को आसानी से पराजित किया था। भारत ने सेमीफाइनल में 211 रन का बचाव करते हुए बांग्लादेश को 51 रनों से पराजित किया था। श्रीलंका में खेली जा रही इस प्रतियोगिता में टीम इंडिया शानदार फॉर्म में नजर आ रही है। यश ढुल की इस टीम ने खेले गए अभी तक सभी मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बनाई है। वहीं पाकिस्तान ए की टीम में कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में
पदार्पण कर चुके हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मैच मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। शनिवार का टेस्ट का चौथे दिन का खेल बारिश से बाधित रहा। पहला सत्र और आखिरी सत्र बारिश की वजह से धुल जाने के कारण अब मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट गंवाकर 214 रन बना लिए हैं। वहीं उसने अपनी पहली पारी में 317 रन बनाए थे, जबकि इंग्लैंड ने 592 रन बनाए थे। चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद कंगारू अभी भी इंग्लैंड से 61 रन पीछे हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मार्नस लाबुशेन ने शतकीय पारी खेली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।